हेलो एंड वेलकम टू ओनली सक्सेस एकेडमी। माय नेम इज केशव कटोच। सो एक बार फिर से हम वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ आए हैं फ्रॉम 25 टू 30 जून विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट डिफेंस एग्जाम लाइक एनडीए सीडीएस एफकेट एंड सीएपीएफ एंड विच इज़ आल्सो बेनिफिशियल फॉर योर एचएएस एंड एचपीएल एग्जाम। सो वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स हैं इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, जितने भी हमारे एफबी के लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। तो सबसे पहला करंट अफेयर जो है ये डिफेंस से रिलेटेड है। देखिए, रिसेंटली इंडिया कई सारे टेस्ट कर रहा है, अपनी मिसाइल टेस्ट कर रहा है। सो अभी रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है VLSR-SAM वर्टिकल लॉन्च। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। VLSR-SAM क्या है कि ये एक तरीके की ऐसी मिसाइल है जो कि जितनी भी हाई स्पीड एयरबोर्न टारगेट्स होते हैं, जैसे सपोज करो कि इंडिया पे किसी ने एरियल टारगेट किया है तो उसको हवा में ही क्या करना है, डिस्ट्रॉय करेगी। सो ये एक्चुअल में इंडियन नेवी के पास है जो कि DRDO ने बनाई है, जो कि एक तरीके से सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसकी रेंज जो है ये 40 टू 50 किलोमीटर के बीच में है और ये एक ऑल्टीट्यूड 15 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक भी ये पहुंच सकती है। So it has been developed to neutralize the aerial threats, which is close range aerial threats, न कि long range aerial threats के लिए। ओके, नेक्स्ट है भारत NCAP। देखिए, हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं, जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने बोला था कि अब इंडिया में क्या होगा कि स्टार रेटिंग दी जाएगी। स्टार रेटिंग जैसे कि आप जैसे सपोज करो कि आप कोई इलेक्ट्रिकल चीज खरीदते हैं तो उसमें 5 स्टार्स दिए जाते हैं, है ना। तो आप ऐसे तरीके से आपकी गाड़ी भी होंगी जिसको हम भारत बोलते हैं भारत NCAP, मतलब न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू किया है रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने, जिसमें हमारे क्या होगा कि जैसे कार की जो क्रैश टेस्ट है उस पर कार की रेटिंग दी होगी, जिससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म में भी जाएगा और कंज्यूमर को भी पता लगेगा कि जो कार वो खरीदने जा रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि टाटा की जितनी भी गाड़ी, जैसे टाटा नेक्सॉन जो गाड़ी आई थी उसको 5 स्टार मिले थे। मतलब 5 स्टार का मतलब है कि वो गाड़ी बिल्कुल ही सेफ है। ठीक है, सो उसी तरीके से अब सभी कार्स का क्या होगा, क्रैश टेस्ट होगा और उस पर रेटिंग मिलेगी, जिससे जो कंज्यूमर उसको पता लग जाएगा कि ये जो कार है ये कितनी सेफ है। इसी तरीके से एक हेल्दी कंपटीशन भी आएगा कार मेकर्स में कि वो एक ऐसी गाड़ी बनाए जिससे क्या है कि कार लोग ज्यादा पसंद करें सेफ कार लेने, क्योंकि आजकल क्या होता है कि गाड़ियों को हल्की बनाया जाता है। जैसे अब जनरली अगर मैं बोलूँ तो मारुति सुजुकी की जितनी भी गाड़ियां होती है वो हल्की होती है, बट क्यों हल्की होगी तो उसकी क्या होगी, माइलेज ज्यादा होगी, एवरेज आपको ज्यादा देगी वो। तो जिसके कारण लोग क्या करते हैं, उस गाड़ी को ज्यादा लेते हैं, बट वो सेफ्टी के हिसाब से इतनी ज्यादा ठीक नहीं होती है। तो कई सारी कार्स हैं इंडिया में जिनको क्या मिला हुआ है, 0 स्टार भी मिला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 0 स्टार मिला, मतलब अगर वो कहीं पे भी एक्सीडेंट होता है तो इंसान का बचना उसमें मुश्किल है। ठीक है ना। सो ये जो हेल्दी कंपटीशन जो है ये भी एक तरीके से क्या होगा, जो कार मेकर्स है उनके बीच में भी आएगा। सो भारत NCAP आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम, ताकि देश में स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाए। और ये जो अभी स्टार्टअप हुआ है, ये जो डेवलपमेंट ऑफ स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये कहाँ पे हुआ है अभी, बेंगलुरु में ही हुआ है। और इसको ऑर्गेनाइज किया है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने विद कोलैबोरेशन विद इसरो एंड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है एक तरीके की पब्लिक सेक्टर, मतलब ये एक PSU है और DRDO को भी इसमें इन्वॉल्व किया। सो अगर आप NSAL की बात करेंगे तो इट इज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि आपकी 2019 में कंपनी एक 2013 के अंडर एक तरीके की इसरो की कमर्शियल आर्म भी है। ठीक है, एंड इट इज वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एंड जो इसका मेन काम जो है वो इंडिया की स्पेस प्रोग्राम्स को क्या कर रहा है, बूस्ट करना है। ठीक है, सो ये इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी कि ये जो स्टार्टअप है ये कहाँ हुआ है और ये किस चीज के लिए है। IAF पार्टिसिपेशन इन टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम। तो अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम, जो कि कहाँ हो रहा था, इजिप्टियन एयरफोर्स के साथ ये प्रोग्राम जो है इंडिया ने अभी किया है। कायरो जो है वो कैपिटल है आपकी इजिप्ट की। सो ये जून 24 को स्टार्ट हुआ था, कंक्लूड जो है जुलाई 2022 को होगा। इसमें इंडिया के C-17 एयरक्राफ्ट 2 और 3 सुखोई MKI एयरक्राफ्ट और जो 57 AIF पर्सनल इंक्लूडिंग इन दिस C-17 कंटीजेंट आर टेकिंग पार्ट। अब ये क्या एक यूनिक एक्सरसाइज है जिसमें जो आपके एरियल एसेट्स हैं, आपकी लार्ज फोर्स एंगेजमेंट को एनवायरनमेंट में देखा जाता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में कन्फ्लिक्ट सिनेरियो में आपकी कैपेबिलिटीज को चेक किया जाता है। अब ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में पहली एक्सरसाइज भी आप एक तरीके से, मतलब पहली नहीं बोलेंगे बट एक तरीके की एक्सरसाइज जो है वो लॉन्च की गई है, जिससे दोनों देश जो है एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे और नए नए वेपन्स को ट्राई करेंगे। अब टेक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम जो है एक्चुअल में इसको पायलट स्कूल ऑफ नाटो भी बोलता है। नाटो का न्यूज में आपने काफी बार सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक
मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलूंगा, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बट इनके बीच में मिलिट्री पैक्ट भी है। बट जो ये टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है नाटो का, जिसको 10 परमानेंट मेंबर्स ने बना रखा है, जो कि नाटो के ही मेंबर्स हैं। बट इसमें नाटो के बाहर के मेंबर्स को भी इनवाइट किया जा सकता है। जैसे 10 मेंबर्स कौन से, डेनमार्क है, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस, स्पेन, नीदरलैंड, यूएस एंड यूनाइटेड किंगडम। सो इट इज ए मल्टीनेशनल सेंट्रिक प्रोवाइडिंग एडवांस ट्रेनिंग टू द पायलट्स एंड द क्रूज। यहाँ पे आपको एडवांस ट्रेनिंग, आपके पायलट्स को भी एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपकी ऑपरेशन एबिलिटी जो है वो बढ़े और इफेक्टिवनेस जो है आपकी एयरफोर्स की वो भी बढ़े। तो टेक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश का है। ओके, कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। देखिए अवार्ड्स को तो आप सिंपल देखे, अवार्ड तो चलो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, बट अवार्ड के लिए मेनली आपको ये ध्यान में रखना है कि अवार्ड किसको मिला है, किस चीज में मिलता है और कहाँ मिला है। ठीक है, सो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एस.एम. कृष्णा, या इन्फोसिस और आईटी इंडस्ट्री के एन नारायण मूर्ति, और फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण, इन सबको कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। तो अगर 3 नाम है तो मे बी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कैंपेगौड़ा अवार्ड जो है, इसको नादा प्रभु कैंपेगौड़ा अवार्ड भी कहा जाता है, जो कि एक सिविलियन अवार्ड है, जो कि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के द्वारा एनुअली दिया जाता है, जिसमें लोगों सिविलियंस को दिया जाता है जिन्होंने एजुकेशन में, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, मीडिया, जर्नलिज्म, इन सभी चीजों के ऊपर क्या किया हो, वर्क किया हो। और ये 5 लाख का इसमें इनाम मिलता है। अब ये अवार्ड जो है ये किसके ऊपर है, विजयनगर एम्पायर जो है, साउथ का जो सबसे बड़ा एम्पायर हम माना जाता है विजयनगर एम्पायर, उनके जो एक राजा थे, जो रूलर थे, नादा प्रभु हिरिय केम्पा गौड़ा, उन्होंने बेंगलुरु सिटी 1537 में बिल्ड की थी, उन्हीं के नाम पे ये जो है अवार्ड रखा गया। सो अवार्ड सेरेमनी जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है, एनुअली की जाती है उनके बर्थडे पे, जो कब है, जून 27 को। ठीक है, नेक्स्ट आपका जुलजना, ये आपका सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। देखिए जैसे इंडिया के पास आप देखोगे PSLV है, GSLV है ना, उसी तरीके से लॉन्चिंग व्हीकल है ये एक तरीके का, किसका, ईरान का। ईरान ने अभी लॉन्च किया है, रॉकेट का नाम क्या है, जुलजना इनटू स्पेस। ये जुलजना जो ईरान की सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है एक तरीके से, जो कि 220 किलोग्राम से 500 किलोमीटर तक ये क्या लेके जा सकता है, आपकी जो सैटेलाइट है, जो भार है, उसको कैरी कर सकता है। तो ये सैटेलाइट जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट पे क्या करेगी, स्पेस जो है डाटा गैदर करने के लिए है। और दिस हैज बीन नेम्ड आफ्टर द इमाम हुसैन हॉर्स, इमाम हुसैन हॉर्स के नाम, तो उसका नाम जुलजना था, जो कि ग्रैंड सन थे किसके, प्रॉफिट मोहम्मद के। सो इट इज द फर्स्ट इंडिविजुअली डिजाइन्ड, इंडिविजुअली मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड फ्यूल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बाय द ईरान। सो ईरान काफी ज्यादा क्या है कि अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी पे भी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर एम मिसाइल सिस्टम, ये रशिया का मिसाइल सिस्टम है, जो कि अभी रशिया ने ट्रांसफर किया है बेलारूस में। सो ये मिसाइल सिस्टम यह है जिसमें हम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों को लॉन्च कर सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वर्जन दोनों में कर सकते हैं। सो इसको नाटो ने जो नाम दिया वो दिया है SS-26 स्टोन, जो है वो उसका नाम रखा हुआ है नाटो ने। और रशिया जो है इसको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है इससे क्या की जा सकती है, फायर की जा सकती है। और ये सिस्टम जो है ये आपकी एक तरीके से क्रूज मिसाइल SS-7 एंड SS-8 ये सबको लॉन्च कर सकता है। तो इसके अंदर मिसाइल सिस्टम जो इसकी रेंज जो 500 किलोमीटर और 700 kg तक ये पेलोड ले सकता है। और रशिया में ये फर्स्ट टाइम जब ये इनेक्ट की गई थी 2006 में रशिया में की थी। इसका सबसे वाला टेस्ट जो है वो 1996 में किया गया था, पर उसके बाद इसको ऐड जो है वो आप एक लगा लो 10 साल बाद इसको रशिया में क्या किया गया, ऐड किया गया। नेक्स्ट है उड़ीसा का सायरन प्रोजेक्ट। देखिए काफी ज्यादा जो है एलिफेंट्स की जो होती है वो डेथ होती है इन उड़ीसा हाईवे के ऊपर, जब वो पास करते हैं तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है, या फिर एक तरीके कोलिजन होता है मैन और मतलब एनिमल का। सो ढेंकानाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उड़ीसा जो है इन्होंने किया कि ऑटोमेटिक सायरन जो है वो नेशनल हाईवे पे लगाया। कौन सा नेशनल हाईवे, 55 नेशनल हाईवे है ये। अब इसमें क्या कि एक्सीडेंट क्या होगा कि आप जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी रेड सिग्नल होगा, यहाँ पे भी रेड सिग्नल होगा, तो जैसे ही अगर कोई एलिफेंट है वो, अगर उनका ग्रुप है जो क्रॉस कर रहा है, तो ये सायरन अपने आप बजेगा और रेड लाइट हो जाएगी, ताकि लोग यहीं पे रुक जाए, और जब ये पाथ ये क्लियर कर देंगे तो तब ये आराम से जा सकते हैं। तो ये सायरन बजेगा यहाँ पे। तो एलिफेंट सायरन प्रोजेक्ट आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे है, उड़ीसा में जो स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक स्कीम। तो अभी आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से क्या किया, जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया। तो उसी तरीके में हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक स्कीम, जिसमें क्या होगा, ये बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल और कॉलेजेस के, उनके लिए, जिसमें एक तरीके से एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन जो है वो बच्चों में जगाने के लिए है। जिसमें बच्चे क्या कर सकते हैं कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक को, जो भी उनके घर पे सिंगल यूज प्लास्टिक उसको कैरी करके ये गवर्नमेंट को या वहाँ पे स्कूल में उसको डिपॉजिट करा सकते हैं, और उसके 75 पर kg उनको क्या मिलेगा,
पैसे भी मिलेंगे, जिसमें क्या है बच्चों के लिए एक तरीके एनवायरमेंट फ्रेंडली भी बनेंगे, प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है एनवायरमेंट को, ये भी उनके में बढ़ेगा। देखिए बहुत अच्छी स्कीम है ये हिमाचल गवर्नमेंट की, और जो हिमाचल की तैयारी कर रहे हैं उनको इस तरीके की स्कीम्स के बारे में ध्यान में रखना है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल एंड स्टेट पोल्यूशन बॉडीज आर द मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऑफ व्हाट, दैट इज योर सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, हिमाचल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो दे विल मॉनिटर द बैन एंड आइडेंटिफाई द वायलेशंस एंड इम्पोज द पेनल्टीज अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1986 में। साउथ कोरिया नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है। साउथ कोरिया सेंड्स इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट यूजिंग इट डोमेस्टिक नूरी रॉकेट। तो नूरी रॉकेट आपसे पूछा जा सकता है किस कंट्री का। तो साउथ कोरिया ने अपनी पहली सैटेलाइट जो सक्सेसफुली होम ग्रोन सैटेलाइट है, इसको अभी स्पेस में लॉन्च किया है, और अपने ही इंडिजिनियसली रॉकेट पे इसको लॉन्च किया है। और साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट जो है वो याद रखना है आपने, यून सुक योल जो है, सियोल से आपने ध्यान में रखना है, इनकी जो कैपिटल है वहीं से योल आपको नाम याद रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना साउथ कोरिया के नए यून सुक योल क्या है, प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है एसएस मुंडा। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स आपको इसमें यहाँ में ध्यान रखनी है। यहाँ पे बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन जो है वो बने हैं आपके एसएस मुंद्रा, ठीक है। ये इन्होंने 3 ईयर सर्विसेज जो है इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ में एज ए डिप्टी गवर्नर 2017 में किया, जिसमें इन्होंने क्या बोलते हैं, ही लेफ्ट हिज पोजीशन, बिफोर दैट ही हैड द पोजीशन ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग, न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग भी चुने गए हैं, दैट इज योर परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन जो अय्यर हैं ये जो है अभी नए सीईओ बने हैं, इससे पहले जो सीईओ थे वो अमिताभ कांत थे, ठीक है। तो नीति आयोग क्या है, यहाँ पे नीति आयोग जो है ये देखो 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन बना था। जो प्लानिंग कमीशन जो है वो एक तरीके की, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग कमीशन किस तरीके की बॉडी है। इट इज ए नॉन स्टेचुरी, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना नॉन स्टेचुरी है, एंड इट इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इट इज ए होली, आप बोलोगे इट इज ए होली गवर्नमेंट बॉडी। देखो स्टैचुरी बॉडी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तो जो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट या फिर ऑलरेडी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें रिटर्न है। बट आपकी जो आपकी स्टैचुरी बॉडी होती है वो कैसे होती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंटली एक्ट के द्वारा जो बनाई गई है। बट एक होती है आपकी नॉन स्टैचुरी जो कि टोटली गवर्नमेंट के अंडर होती है, जैसे कि आपका प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन का हमेशा चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, और प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, ये हमारे लिए 5 ईयर प्लान बनाते थे, है ना, आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान के बारे में। बट जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो 1 जुलाई 2015 को इन्होंने क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया नीति आयोग, और इसके कामों में भी थोड़े से बदलाव किए गए। तो अब नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये ध्यान में रखना आपने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है 2 साल के लिए चुना गया है, और इन्होंने किसको सक्सीड किया, अमिताभ कांत को। सो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी कई बार क्वेश्चन आया, जब ये बना था तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015, it is proceeding planning commission, and नीति आयोग हेडक्वार्टर एंड चेयरपर्सन ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर, एंड वाइस चेयरमैन, ये भी अभी चेंज हुए इसके वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी। सुमन के बेरी जो है इसकी नई जो है क्या है, वाइस चेयरपर्सन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है तपन कुमार देका, ये अभी क्या बने हैं, न्यू डायरेक्टर बने हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। हमारी जो आईबी है इसके नए जो अभी डायरेक्टर बने वो कौन है, तपन कुमार देकर। ये हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के क्या है, आईपीएस ऑफिसर हैं। सो ये जो है अब हमारे नए आईबी डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022। तो यूएन की ओशन कॉन्फ्रेंस जो इस बार लिस्बन में हो रही है, लिस्बन किसकी कैपिटल है, दैट इज पोर्चुगल की ये कैपिटल है। सो इसमें ओशन जो है हमारे उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है, उसमें कई नई साइंस और इनोवेशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सोल्यूशंस ला सकते हैं, पार्टनरशिप के थ्रू कर सकते हैं, ये सभी चीजें आपकी यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी इस कॉन्फ्रेंस में। तो आपका यहाँ पे सिंपल ध्यान में रखना है, यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ, और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि जाएंगे इसमें वो कौन थे, जितेंद्र सिंह, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, कौन सी जो सिटी है वर्ल्ड की जो कि जीने लायक, मतलब सबसे ज्यादा लिवेबल है, जो कि जहाँ पे अच्छे से रहा जा सकता है, जो ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छी है। सो पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडेक्स देता कौन है, दैट इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो ये इंडेक्स देता है। कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा इंडेक्स है, मतलब अगर आपसे कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पूछेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कि अभी तो ये बंद कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो हाँ मैंने आंसर दे ही दिया इसमें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन है, वर्ल्ड बैंक देता था इसका डाटा। तो इसी तरीके से जैसे आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म है, ठीक है ना, तो ये भी एक तरीके से अपने क्या बोलते हैं
ये आप बोलोगे कि रिपोर्ट्स देते हैं, उसी तरीके से आपका करप्शन इंडेक्स है उसमें भी रिपोर्ट देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि रिपोर्ट कौन देता है, तो इसको कौन देता है, लिबर्टी इंडेक्स को, दैट इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो टॉप किया है वियना ने, फिर कोपेनहेगन की डेनमार्क, वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, देन डेनमार्क, कोपेनहेगन, देन ज्यूरिच स्विट्जरलैंड, है ना। तो इंडिया की कोई भी जो सिटी है वो 100 में नहीं आई है। दिल्ली आई है 112, मुंबई 117, और पाकिस्तान की कराची एंड बांग्लादेश की कैपिटल ढाका जो है ये सबसे लीस्ट लिवेबल सिटीज है, क्योंकि सबसे कंजस्टेड सिटी में भी आपका ढाका है, सबसे कंजस्टेड सिटी में भी आपका ढाका है, तो उसमें आप लगा सकते हैं कि रहने लायक नहीं होगी। यूक्रेन की कैपिटल कीव को भी इसमें हैज नॉट मेड इट टू द लिस्ट आफ्टर रशिया इन्वेडेड द कंट्री, तो मॉस्को और दोनों को इसमें ऐड नहीं किया गया। उड़ीसा के मो बस सर्विसेज जो कि एक तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है इन द उड़ीसा, उसको यूएन का अभी प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया है, पब्लिक सर्विस अवार्ड जो होता है यूएन का, ये मिला। तो आपको यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि मो बस सर्विस जो है वो कौन सी स्टेट की है। नेक्स्ट, साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह, ये इंडिया के पहले साइक्लिस्ट जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। रोनाल्डो सिंह ने एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया है, ये पहले इंडियन बने। ओके, नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी, ये काफी न्यूज में रहा है। तो रणजी ट्रॉफी जो 2020 है, मध्य प्रदेश ने मुंबई को बीट करके 6 विकेट से बीट करके जीती है। हिस्टोरिकल विन है, मेडन विन है इनके, रणजी ट्रॉफी टाइटल है, ठीक है। और ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये खेला गया था, और इसमें मुंबई बैटर सरफराज खान जो है वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट, जिन्हें इन्होंने 982 रन जो है मारे हैं इसमें विद 122.75 एवरेज रेट, जो कि बहुत ही सही रिकॉर्ड है इनका। तो टॉप बॉलर्स आपके जो है वो शहीद नदीम जो है झारखंड के 25 विकेट लेने वाले बने, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इस बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, दैट इज योर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है आपको। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने अलाइज के साथ मिलकर पैसिफिक ओशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए चाइना से, खासकर चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी है, जो इन्फ्लुएंस है जो बढ़ रहा है वहां पे, उसको रोकने के लिए बनाया। तो इसमें इसकी ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, जो भी यूनाइटेड किंगडम, ये आपने ध्यान में रखना है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड ये तो पैसिफिक के साथ लगते ही है, बट एक यूनाइटेड किंगडम जो यहाँ पे नहीं लगता। यूनाइटेड स्टेट्स को भी इसमें इंक्लूड किया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के साथ भी पैसिफिक लगता है। यूनाइटेड किंगडम के कुछ आइलैंड्स जो है यहाँ पे लगते होंगे, तो इनको भी इसमें ऐड किया है। सो पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, ये इन्होंने एक अपनी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक इनिशिएटिव बनाया है, जिसके तरीके से country not effective and efficient cooperation in the small island nations of the region, मतलब जो छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड नेशन जिन पे क्या कर रहा है, चाइना कब्जा कर रहा है। जैसे यूएस का एक गुआम आइलैंड है जो कि उनका मेन नेवल बेस भी है, तो वो चाइना क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, सोलोमन आइलैंड्स जो है, कई आइलैंड्स जो है वहाँ पे पैसिफिक के, उनको टेक ओवर कर रहा है, वहां पे अपने बेस बना रहा है, और वहां से फिर वो इनकी नजदीक पहुंच रहा है, तो जिसकी वजह से ये अनसेफ फील कर रहे हैं। देखिए कितनी सही बात है ना, कि अगर उनके नजदीक आप जा रहे हो तो वो टैकल करने के लिए अपने लिए बना रहे हैं, बट रशिया के जब नजदीक, यूक्रेन में जब आप नाटो का मेंबर बना रहे हो उसको, तो रशिया जब अपने अग्रेसिव पॉलिसी दिखा रहा है कि आप हमारे नजदीक आ रहे हो, आप यहाँ पे मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हो हमारे देश के ऊपर कभी भी, तो उसके खिलाफ पूरे वर्ल्ड ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी। बट यहाँ अमेरिका अपने देश को बचाने के लिए हर एक जो है चीज वो करता रहता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है बेंगलुरु वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। तो अभी बेंगलोर में मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी एंड एनिमल ने लॉन्च किया वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें जितने भी ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंट हेल्थ जो है वो तीनों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में लाया जाएगा, और उनके जितनी भी बीमारी हैं, जो भी जैसे कोई भी जूनोटिक डिजीज होती है, लाइक जैसे कोविड-19 आया, वो किसी वजह से भी हो सकता है, एनिमल की वजह से हो सकता है, किसी एनवायरमेंट की चीज की वजह से हो सकता है, तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, तो हमने सभी को क्या कर दिया, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले आए। तो सक्सेस ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट जो है, फिर अगर एक बार ही हो जाता है बेंगलुरु में, फिर पूरे ऑल ओवर नेशन में ये वन हेल्थ रोड मैप जो है वो लॉन्च किया जाएगा। सो डिपार्टमेंट आपने ध्यान में रखना है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। टोगो एंड गैबन, देखो टोगो एंड गैबन जो है ये रिसेंटली कॉमनवेल्थ, जो हमारी आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी होती हैं, जिन पे कभी ना कभी ब्रिटिश क्वीन का जो है राज हुआ, या ब्रिटिश ने कॉलोनी वो रह चुके हो, जैसे इंडिया है ना, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, तो ये सभी कॉमनवेल्थ के हैं। ऐसा नहीं है कि इनको मेंबर बनना ही पड़ेगा, बट ये बनना चाहे तो बन सकते हैं। सो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में अभी नए जो मेंबर बने वो टोगो एंड गैबन, जिसकी तरीके से 56 मेंबर नेशंस हो चुके हैं इसमें। इस बार की कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की कहाँ होंगी, दैट इज बर्मिंघम में ही कॉमनवेल्थ गेम्स आपकी जो है वो होंगी। तो टोगो और गैबन जो है, ये दोनों की दोनों जो है वो क्या है, नई कंट्रीज हैं जो कि ऐड हुई हैं। तो टोगो का जो कैपिटल है दैट इज लोम इज द कैपिटल ऑफ योर टोगो, एंड गैबन का जो कैपिटल दैट इज लिब्रेविले, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ये सभी दोनों कंट्रीज जो हैं ये आपको अफ्रीका में मिलेंगे, ये आपको वेस्ट अफ्रीका मिलेंगे, या आपको सेंट्रल अफ्रीका में मिलेंगे, ठीक है। सो कॉमनवेल्थ नेशंस जो हैं
इनकी टोटल स्ट्रेंथ आपको ध्यान में रखना है 56 है। नेक्स्ट IRS ऑफिसर नितिन गुप्ता जो कि नए चेयरमैन बने CBDT के, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए चेयरमैन जो हैं दैट इज IRS नितिन गुप्ता। सो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से हैं और 1986 बैच के इनकम टैक्स कैडर के, ठीक है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स 1963 में फाउंड हुआ था। डायरेक्ट टैक्स का हेडक्वार्टर नहीं है और नितिन गुप्ता इसके, और इसके किसके अंडर आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। टाटा पावर कमीशन, सॉरी, टाटा पावर कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। सो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो टाटा पावर सोलर सिस्टम है इन्होंने लगाया, दैट इज इन कयमकुल्लम केरला, ठीक है, ये जगह आपने ध्यान में रखनी है। कयमकुल्लम केरला में सबसे बड़ा 350 एकड़ में इन्होंने सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि 101.6 मेगावाट पीक कैपेसिटी जो है, इंस्टॉल जो कैपेसिटी है उसकी है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नवजीत ढिल्लों, ये आपको न्यूज में रखना है, स्पोर्ट्स न्यूज है ये। इन्होंने डिस्कस थ्रो में कॉन्सनॉफ मेमोरियल जो कि आपका अल्मेटी कजाकिस्तान में एथलेटिक मीट हुई थी, वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने जो डिस्कस थ्रो है वो 56.24 मीटर एफर्ट जो मारा था, थ्रो जो की थी, उसकी वजह से इनको गोल्ड मिला है, ठीक है ना। एंड ही इज लुकिंग टू सील अ प्लेस इन द इंडियन टीम फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स। लार्जेस्ट बैक्टीरिया इन द वर्ल्ड डिस्कवर्ड। सो लार्जेस्ट बैक्टीरिया जिसको आप अपनी मतलब एक तरीके से 1 सेंटीमीटर वो लंबा है, जिसको आप अपनी नेकेड आइज की तरफ से भी देख सकते हैं, ये आपको मिला है कैरेबियन मैंग्रोव स्वैम्प्स में आपको मिला है। दिस इज फाउंड द लार्जेस्ट बैक्टीरियम, एंड ये आप अनएडेड आई से भी देख सकते हो, और इसका नाम जो है थियो मार्गरीटा मैग्निफिका बैक्टीरिया, ये इसका नाम रखा है इन्होंने। सो ये आपको एंटिलीज वाले एरियाज में ही आपको दिखेगा, लेसर या ग्वादेलुप इन लेसर एंटिलीज में आपको, कैरिबियन जो सी है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेर्मिट स्पाईवेयर। सो ये स्पाईवेयर अभी जो है ये एक तरीके से न्यूज में है। हेर्मिट स्पाईवेयर जो है ये एंड्रॉइड और iOS दोनों डिवाइसेस को कर सकता है। ये एक्चुअल में एक कमर्शियल स्पाईवेयर है जो कि उस टाइम पे सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में ये यूज किया गया था, ताकि जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो विक्टिम्स थे, जो गवर्नमेंट के खिलाफ लिख रहे थे, उनको कंट्रोल किया जा सके। सो ये फर्स्ट डिटेक्ट अप्रैल 2022 कजाकिस्तान में किया, क्योंकि ये एकदम से बड़ा है और गवर्नमेंट वायलेंटली सप्रेस द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट्स पॉलिसीज। तो इसको फर्स्ट डिटेक्ट तब किया गया था। इट इज आल्सो डेवलप्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न कुर्दिश रीजन ऑफ सीरिया बाय इटालियन अथॉरिटीज एंड एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन। बट ये स्पाईवेयर जो है वो अब क्या कर रहा है, एक तरीके से सेम जैसे बाकी स्पायर अब आपका डाटा लीक करते हैं, इस तरीके से ये कर रहा है। बट गूगल ने और iOS ने, इन दोनों ने इसके लिए सोल्यूशंस जो है वो दिए हैं कि कोई भी मोबाइल अगर इससे अफेक्टेड होता है तो वो उसको यूज कर सकता है, मतलब उन्होंने सोल्यूशंस दिए हैं इसके लिए। यूरेनियम माइनिंग इन राजस्थान। अभी रिसेंटली राजस्थान में यूरेनियम फाउंड हुआ है, ह्यूज रिजर्व ऑफ यूरेनियम फाउंड हुआ है, रोहिल एंड खंडेला तहसील इन सिक्कर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, और 120 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेट कैपिटल जयपुर है ये। सो आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद अब राजस्थान जो है वो थर्ड स्टेट है जहाँ पे हमें यूरेनियम मिला है। तो इससे पहले आपका आंध्र प्रदेश और झारखंड है जहाँ पे आपको यूरेनियम मिलता था। वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो कजाकिस्तान जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको यूरेनियम मिलता है, देन कनाडा, देन इज योर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपको यूरेनियम ज़्यादा मिलेगा। बट आफ्टर इंडिया में अगर आप देखें तो लिटिल बिट है इंडिया में, आंध्र प्रदेश और झारखंड में मिलता था, बट राजस्थान इज द थर्ड स्टेट। ईरान अर्जेंटीना अप्लाइज फॉर कि ये मेंबर बनना चाहते हैं किसका, दैट इज ब्रिक्स क्लब का ये मेंबर बनना चाहते हैं। तो ईरान ने भी एप्लीकेशन दी है कि वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि अभी चाइना जो है इसने बोला था कि हमें ब्रिक्स को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चाइना जानता है कि इसमें इंडिया का इफेक्ट बहुत है और वो ऐसे लोगों को बीच में लाना चाहता है जिसका उसको सपोर्ट है। यहाँ पे उसको चाइना को जो है वो इंडिया को साउथ अफ्रीका का, रशिया का, इनका सपोर्ट है यहाँ पे। बट चाइना चाहता है कि कोई ऐसे मेंबर्स भी हैं जो उसका सपोर्ट भी करें। मतलब एक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी तरीके से उसकी जो पॉलिसीज हैं उस वो इफेक्ट ना हो, ठीक है ना। अब जैसे कहीं पे वो स्टैंड लेना चाहता है तो क्या होता है कि कुछ मेंबर्स इंडिया के साथ होते हैं, थोड़े बहुत मेंबर्स चाइना के साथ भी होते हैं, 5 मेंबर्स तो हैं, बट फिर भी कहीं पे अगर 3 मेंबर्स या इंडिया के साथ दे रहे तो चाइना की पॉलिसीज में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। बट चाइना उसमें क्या है कि ताकि उसका प्रभाव जो है वो बढ़ता रहे। तो अर्जेंटीना और ईरान दोनों ने एप्लीकेशन दी है कि वो ब्रिक का क्या बनना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हो। ब्रिक्स आप सभी को पता है 2009 में इसकी फर्स्ट मीटिंग जो कैटल्सबर्ग में हुई थी, उसके बाद ये ब्रिक था। उसके बाद 2010 में इसमें जब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो इसको ब्रिक्स बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट है मुकेश अंबानी ने अभी रिजाइन किया है, सभी अपनी इंडस्ट्री से रिजाइन किया। अभी रिसेंटली उन्होंने जियो इन्फोकॉम बोर्ड जो है उससे रिजाइन किया है, और आकाश अंबानी जो है वो इसके नए जो है वो अब चेयरमैन है। नेक्स्ट नेशनल MSME और 2022।
तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है वो इस बार उड़ीसा जो है उसको फर्स्ट प्राइज मिला इन द नेशनल एमएसएमई अवार्ड टू द स्टेट्स एंड यूटी इन द प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। और सेकंड नंबर पे जो बिहार और हरियाणा को जो है वो मिला है ये अवार्ड। नेक्स्ट है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है ये हमेशा जून 29 को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें वैल्यू पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाती है फॉर द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एवरी डे। और ये 2007 से हम मना रहे हैं टू सेलिब्रेट द ऑनर ऑफ प्रोफेसर मेलानोबिस, जो कि एक स्टैटिस्टिकल रिसर्च और इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड थे। तो जून 29 को उनका बर्थडे भी होता है, इसीलिए इस डे को क्या मनाया जाता है, एज ए नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। सो Indian Gazette published a notification observing the National Statistics Day on June 5, 2007. ओके, बट अभी इसको ऑब्जर्व कब किया जाता है, जून 29 को। और थीम इस बार का क्या है, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा आजकल क्या है, एसडीजी गोल्स हम फॉलो कर रहे हैं। 2015 से 2030 के बीच में हमें हमारे 17 जो एसडीजी गोल्स हैं उनको पूरा करना है। तो ये हर जगह पे भी थीम आता है, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखा करो, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च पद्मा सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम। अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया पद्मा। पद्मा मींस पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस। सो इनकी जो भी इनकम है, जो भी मतलब एक तरीके से ऑटोमेटिक इन्होंने पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया, जिससे डायरेक्टली जो है वो जितने भी कोस्ट गार्ड पर्सन है उनके जो पे है या अलाउंसेस है वो सारे उनके अकाउंट्स में जो है मिल जाएंगे। तो जो ये मॉड्यूल है, ये डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है, विल बी ऑपरेटेड बाय पे अकाउंट ऑफिस कोस्ट गार्ड नोएडा। देखो कोई भी आप करंट अफेयर ऐसे पढ़ते हो, आपको कभी लगता होगा कि मैं करंट अफेयर को बड़ी जल्दी निकाल देता हूँ। देखो मैं उतना ही आपको करवाना चाहता हूँ जितना आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा कि आप कितना भी कुछ भी पढ़ सकते हो, बट आपके पास इतने सारे करंट अफेयर्स होते हैं। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक मतलब ये है कि आपके पास एक 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 वॉल्यूम हो कि आपको ये पढ़ना है और ये पेपर में आएगा, आप इससे बाहर ना जाए। आपके पास इतना सारा ढेर होता है, आप एक सोर्स से पढ़ते हो, दो तीन 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 सोर्स से पढ़ते हो, फिर आप न्यूज़पेपर भी देखते हो, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप कितना। तो जब आपका पेपर नजदीक आता है तो आपके पास बंडल बन जाता है करंट अफेयर का, और आप करंट अफेयर को ही पढ़ते रहते हो। हालांकि आपके पास जीएस का टॉपिक भी है, कई सारे टॉपिक्स आपके पास आते हैं। तो मैं वही करंट अफेयर है जितना आप, जैसे हम मैं आपको बताता हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च पद्मा सेंट्रलाइज स्कीम, या तो आपको इसकी फुल फॉर्म क्वेश्चन आएगा, या तो पद्मा स्कीम बोलेंगे क्या है, या फिर किस फोर्स के साथ ये रिलेटेड है। दैट्स ऑल, ये इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। कैप्स्टोन मिशन टू द मून। अब यूएस ने, नासा जो है उसने सक्सेसफुली लॉन्च किया कैप्स्टोन स्पेसक्राफ्ट टू द मून फ्रॉम द न्यूजीलैंड। और इसका मेन काम क्या है कि नासा होप कर रहा है विल वेरीफाई द स्पेसिफिक टाइप ऑफ मून ऑर्बिट इज सुटेबल फॉर द लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन दैट द एजेंसी एम्स टू लॉन्च द लेटर। वो अपना जो लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो स्पेसिफिक मून ऑर्बिट जो उनको चाहिए होगा, जहां पे वो उसको रख सकते हैं, वो इससे क्या करेंगे, पता करेंगे। तो इसका फुल फॉर्म आपने देखना होगा, सिक्स लूनर ऑटोनॉमस पोजीशन सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। तो ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो ये कैप्स्टोन मिशन आपको ध्यान में रखना है कि ये मून मिशन है, और दूसरा ये किस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, अपने वीडियो को इतनी पेशेंटली देखा, और इसमें जितनी भी करंट अफेयर्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आप कई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी ये जो वीडियो है, जो कि करंट अफेयर की वीडियो, ये आपको मिलेगी। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और वीडियो लिंक भी आपको वहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन, आपको टेस्ट मिलते हैं, जो भी वीकली टेस्ट हमारे होते हैं वो भी आपको मिलेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से है, वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, वो ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, हमारा इंस्टाग्राम चैनल जो है, इनको ज्वाइन कर सकते हो। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।